ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी निकाल लेना, जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना देख लेना बेटा। ये शायद अच्छा नहीं बेटा, हमने करा दिया था, ये भी मैंने करा दिया था। मैं फिर रिवीजन करा रहा हूँ, किसकी? इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसकी रिवीजन करा रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कि मैं इसका जो दूसरा नाम है वो और लैंड रिफॉर्म्स नाम है इसका। इसके दो नाम है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में बता दिया था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज इंटरमीडियरीज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या करा इसमें, हमने इसमें क्या करा था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स है, एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल है, मतलब जो फार्मर है, एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल थे, जो फार्मर्स थे, हमने उन लोगों को क्या करा, पॉपुलरली नोन एज, उनको क्या करा, अबॉलिश कर दिया गया। किसको? जमींदार्स को। हमने एक्चुअल फार्मर्स को काफी छूट दे दी एंड जमींदार्स को क्या करा, हमने अबॉलिश कर दिया, जमींदारी सिस्टम को। जिससे जिससे क्या हुआ, हमारे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनको ओनरशिप राइट मिल गई, उनको ओनरशिप राइट मिल गई हमारे फार्मर्स को। एंड दे हैव बीन कन्फ्रंटेड, दे हैव बीन कन्फर्ड, उनको कन्फर्ड हुआ, दोबारा से करा दे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे ये करा था, एक पॉइंट करा था, मैं उसी चीज को दोबारा करा रहा हूँ और बिल्कुल समझा दूंगा, और इसके नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। देखो बेटा, सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, वो कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें पांच पांच पॉइंट है, मैं पांचों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। अबॉलिशन अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इंटर भाई वो मैं बाद में कराऊंगा बेटा, अब मैं बाद में ही कराऊंगा भाई। अब मैं क्लास में करवा दूंगा मेरे भाई। ये 5 पॉइंट पहले समझ ले बेटा, उसके बाद कर ली बेटा। बेटा ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इस पॉइंट में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, जो जमींदार को हटा देते थे। क्यों हटा देते थे जमींदार को? क्योंकि जमींदार क्या करते थे, हमारे फार्मर्स को धोखाधड़ी करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। इसीलिए इन्होंने क्या करा, एक ओनरशिप राइट निकाला, जिसमें क्या करा इन लोगों ने, फार्मर्स को ही पूरा हक दे दिया, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे उनको पूरा हक दे दिया गया, भाई तुम्हारी जमीन है, तुम देखो, इसमें अब जमींदार का कोई हिस्सा नहीं। तो इसीलिए अबॉलिश कर दिया, हटा दिया जमींदार को। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट क्या होता था, कि फार्मर्स जितना भी कमाते थे, दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। देखो 1/3 जो हिस्सा होता था ना, वो ही बचता था उनके पास, मान के चलो। और बाकी जो 2/3 हिस्सा होता था, वो किसको दे देते थे? जमींदार को दे देते थे। तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इससे क्या होता था, एक इलीगल एक्सटॉर्शन होता था, किसके साथ? फार्मर्स के साथ। तो ये भी हटा दिया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट वाला सिस्टम भी हटा दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या था, कि भैया आपको भी पता है कि होता क्या था, कि फार्मर्स के पास स्कैटर्ड लैंड होती थी। स्कैटर्ड लैंड का मतलब क्या होता था, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। ये जमीन है, इसके 4-5 हिस्से हो रखे होते थे, ये किसी और के पास, ये किसी और के पास, ये किसी और के पास, ये किसी और के पास। तो इससे क्या होता था, फार्मर्स को बहुत कॉस्ट हाई पड़ती थी अगर वो पर्टिकुलरली इस जगह पे फार्मिंग करेगा, क्योंकि इतनी लैंड क्या, रेंट तो वो तब भी देना ही पड़ेगा उन लोगों को। अगर वो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, कोई मशीन लेकर आ रहे हैं, वो इतने हिस्से का तो लाएंगे नहीं। तो इसी वजह से क्या होता था, स्कैटर्ड जगह पे फार्मर्स को दिक्कत होती थी,
ये भी खत्म कर दिया गया, कंसोलिडेशन भी खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। तो देखा जाए 1,06,333 हेक्टेयर लैंड को हमने इकट्ठा करके कंसोलिडेट किया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, हमने सीलिंग कर दिया, फिक्स कर दिया। सीलिंग का मतलब होता है फिक्स करना। हमने सबको फिक्स कर दिया, लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया सबको इतना इतना लैंड अलॉट होगा, और जो बाकी का एक्स्ट्रा लैंड बचा हुआ था वो हमने या तो स्मॉल फार्मर को दे दिया, या तो लैंडलेस लेबर को दे दिया, या तो जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, कि तुम किस पे खेती बाड़ी करो। कोऑपरेटिंग फार्मिंग, कोऑपरेटिंग फार्मिंग में क्या होता था, दो तीन चार पांच फार्मर मिलके करते क्या थे, चार पांच फार्मर मिलके क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। क्योंकि एक फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो फार्मिंग कर सके, तो पांचों ने मिलके एक लैंड पे फार्मिंग करते थे, और उस फार्मिंग से जो हिस्सा होता था पांचों इक्वली, जिस हिसाब से उन्होंने पैसा दिया है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। इसको बोलते थे कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आज जो हमें मेन कराना है, वो जो मुझे कराना है वो जर्नल रिफॉर्म, जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराया था। जर्नल रिफॉर्म, देखो इसको समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है सारा, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है कि हम लोग बारिश पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हमें रेस करना है, क्या रेस करना है, प्रोडक्टिविटी को रेस करना है, अगर सिंपल सी बात है, तो एग्रीकल्चर में क्या चाहिए होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज तो चाहिए होगी, कि पानी की बहुत जरूरी है। इसको हमने क्या करा, एक्सपैंड करना शुरू करा धीरे धीरे। ये एक्सपैंडेड करा हमने, एक छोटे मेजर और माइनर इरिगेशंस क्या करे, प्रोजेक्ट्स लगाए, छोटे और बड़े क्या लगाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लगाना शुरू किया, और लॉन्च करा अलग अलग पार्ट्स की, लॉन्च करा लॉन्च करा अलग अलग पार्ट के, कहां पर, कंट्री में। इसको हमने लॉन्च करा, ठीक है। और देखा जाए 1951 बियरली 17% ऑफ लैंड, 17% जो लैंड थी पूरे हिंदुस्तान की, वो परमानेंट मीन्स पे आ गई। कुछ ना कुछ तो हमारी तरक्की हुई, ये मीन्स ऑफ इरिगेशन में आ गए। 17% लैंड हमारा मीन्स ऑफ इरिगेशन में आ चुका था। 17%, ध्यान रखना, 17% कम नहीं होता है। और बात की जाए इरिगेशन, इरिगेशन कवरिंग, इरिगेशन क्या करता था, कवर करता था अबाउट 45% ऑफ लैंड, कवर करता था 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। 45% लैंड वो अंडर कल्टीवेशन करता था, ठीक है। तो देखा जाए तो जब इरिगेशन को हमने एक्सपैंड करा, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहला, रेन की जरूरत तो हम लोग डिपेंड नहीं थी, हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा। क्यों? क्योंकि एक्सपैंड करना शुरू करा इरिगेशन को, चाहे मेजर और माइनर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो 1951 में 17% लैंड इरिगेशन पे आ चुकी थी, परमानेंट पे, जहां परमानेंट पानी था। हमने 45% लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, 100 में से 55% रह गए थे, 45 कर चुके थे। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट था हमारा। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। देखो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखो इसी, प्रोविजन मतलब कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वे, क्रेडिट का मतलब लोन। तो कोई ना कोई वे होता था किसानों को लोन प्रोवाइड करवाने का। तो हम लोगों ने क्या करा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेटअप, उसको सेटअप किया गया, हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स, क्रेडिट टू द फार्मर्स। फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, पैसा देने के लिए हमने सेटअप किया, बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट भैया, सस्ते दामों पे। और रूरल डेवलपमेंट बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक को भी हमने क्या करा, जो गांव गांव में डेवलपमेंट बैंक हमने खोले, रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको एस्टैब्लिश किया गया। किस लिए एस्टैब्लिश किया गया? टू कैटर,
जरूरतमंद की टू कैटर टू क्रेडिट। हमने उनको कैटर क्यों किया कि लोगों को लोन दे सके। नीड्स, किसकी नीड्स? हमारे विचारों किसानों की, और जो पूरी भी हुई। तो देखा जाए अभी प्रेजेंट में इस डेटा को बिल्कुल ध्यान से समझना। 96,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हमारी कंट्री में। ध्यान से सुनना, 96,647 हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है और 768 प्राइमरी कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है हमारी कंट्री में। इस डेटा पे बिल्कुल ध्यान रखना। और बात की जाए कमर्शियल बैंक की, ये लोग भी क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक जो हमारे जैसे आईसीआईसी बैंक हो गए, सब बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं? ये 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देते हैं पैसा, फिर इंस्टीट्यूशंस उनको देता है, किसानों को देता है। ये होता है 72%। और बात की जाए, बहुत बड़ी बात है, 1982 में 1982 में नबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। इस बात का ध्यान रखना, नबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर के लिए बना था बैंक और गांव की डेवलपमेंट के लिए बना था नबार्ड। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात को समझना। और 2016-17 में एक ऐसा फ्लो बना कि इतना उधार दे दिया गया था जिसका एस्टिमेट है 959,826 करोड़ रुपीस। इतना हम किसानों को उधार जो दे चुके थे उनकी खेती बाड़ी के लिए, तभी हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग हुआ था धीरे धीरे। समझ आ गया बच्चों? भाई मैंने पूरा डीप में बताया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने। तुम्हारे पेपर में जितना 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैंने पूरा बताया तुम लोगों को। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत इजी है इसलिए बता रहा हूं। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्कीम, सॉरी सोसाइटीज। देखो, रेगुलेटेड मार्केट को हमने एस्टैब्लिश किया। हमने जो रेगुलेटेड मार्केट थी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की मार्केट थी, रेगुलेटेड मार्केट को हमने एस्टैब्लिश किया अक्रॉस ऑल पार्ट्स, अक्रॉस ऑल पार्ट्स कहां का? ऑफ द कंट्री, हर जगह कंट्री के। एक व्यू था, क्या व्यू था? एक व्यू था हमारा टू ऑफरिंग, कि हम ऑफरिंग करें किसको? रेमुनरेटिव प्राइस को, एक भाई प्राइस को हम ऑफर करें टू दी फार्मर, किसको? फार्मर को। एंड प्रोटेक्ट करें, क्या करे? प्रोटेक्ट करे देम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्ट करना चाहिए जो आज हमारे फार किसान भाई भी बड़े हैं, मार्केट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन। जो बीच के दलाल हम लोगों से पैसे खाते थे, किसानों से मिडलमैन के द्वारा जो एक्सप्लॉयट होते थे उनसे बचाए, इसीलिए एक रेगुलेटेड मार्केट बनाई। तो यही जो किसान के आंदोलन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि हम दलालों को क्यों पैसे दे, हमारे लिए भी एक मार्केट बनाई जाए। देखो किताबों में तो लिखा हुआ मार्केट बनी है, हकीकत में कोई मार्केट नहीं बनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका बेटा। ये जो मार्केट ये जो मार्केट होती है, दीज मार्केट्स, ये जो मार्केट होती है, दीज मार्केट्स आर गवर्नड। इनको कौन गवर्न करता है? गवर्नड बाय द
मार्केट कमिटीज अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दीज कमिटीज जो होती है, ये जितनी भी कमेटी होती है, दीज कमिटीज ये सोचती है इंश्योर टाइमली पेमेंट। ये चाहती है कि टाइमली पेमेंट मिले। किसको? टाइमली पेमेंट टू द फार्मर एंड ऑल्सो वे, एक वेट दे। किसको? एंड ऑल्सो वे एंड वैल्यू ऑफ फार्म, वैल्यू द फार्मर्स। एक वैल्यू दे फार्मर्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। तो इसीलिए एक ऐसी सिस्टम बनाया गया था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बाकियों को समझ नहीं आया क्या? यश, ओम, चेतन, सबको समझ आया? अंजलि? ठीक है भाई। यश, भानु, आगे चलते। इसका लास्ट पॉइंट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। देखो, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इस पॉलिसी के तहत, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर, गवर्नमेंट क्या करेगी? अश्योर करेगी अ मिनिमम सपोर्ट, एक मिनिमम सपोर्ट देगी। किसको? प्राइस को, जिसको बोलते हैं एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी देगी टू द फार्मर्स, कि इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फॉर हिज प्रोडक्शन, फॉर इट्स प्रोड्यूस। भाई जो ये कमा रहे हैं, इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट, प्रोटेक्ट कर सके उसको अगेंस्ट से अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, मार्केट की अनसर्टेनिटीज के तहत द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय। तो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय। तो गवर्नमेंट क्या होगी? कमिटेड करती है टू बाय। वो क्या करेगी? बाय करेगी। किस चीज को? सिंपल सी बात है, द सरप्लस, जितना भी एक्स्ट्रा माल बचा होगा फार्मर्स के पास, सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर, एट द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एज एंड व्हेन मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होगा से लोअर होता है, इज लोअर देन दैट। वो देखो मार्केट प्राइस पे तो नहीं लेगी, पर मार्केट प्राइस से जो कम होगा वो एमएसपी जो डिसाइड होगा उसी पे लेगी। इसी को बोलते हैं प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। समझ आ गया बच्चों? ठीक है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इस चैप्टर का ये जो 3 पॉइंट थे, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, पर इसको बिल्कुल मजाक में मत लेना, पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद हमारा चैप्टर सीधा खत्म हो जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर ही पूरा पढ़ना है। तो अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो समझते हैं बेटा इसको। देखो, हम थैंक्स करते हैं किसको? एग्रीरियन रिफॉर्म्स को हम बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं, क्योंकि देखो 3 चीजें उन्होंने हमें दी, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जर्नल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? हम लोगों ने अपनी कदर करी, और हमारे फार्मर्स बैकवर्ड थे, पिछड़े हुए थे, स्टैग्नेंट थे, और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। बैकवर्ड स्टैग्नेंट से क्या हुआ? आगे बढ़े, ग्रोथ हुई। तो हम इनको थैंक्स करते हैं, जो जिन्होंने हमें डेवलप करा। इस अचीवमेंट को हमने क्या नाम दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया। ये एग्रीगेन की जो अचीवमेंट थी, इसको हमने क्या नाम दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन।
तो द टर्म, अगर बात की जाए, द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स, जो ग्रीन है वो रेफर्स करता है क्रॉप्स को, एंड रिवॉल्यूशन किसको रेफर करता है? रिवॉल्यूशन रेफर करता है स्पर्ट को। रिवॉल्यूशन रेफर टू स्पर्ट। अगर मैं दोनों जोड़ दूं टुगेदर, दीज टर्म्स इंप्लाई, अगर दोनों टर्म्स को मैं इंप्लाई कर दूं, अ स्पर्ट, अ स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, अ स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। स्पर्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करना, जोड़ देना, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी में। इट स्टार्टेड हैपनिंग, ये कब हुआ था स्टार्ट हमारा? ये शुरू हो गया था 1967 1968 में, ठीक है ना, इंडिया के अंदर सबसे पहली बार हो चुका था। इन 1967 एंड 68 में हुआ क्या था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी। फूड ग्रेन जो हमारी प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। अगर आप लोगों को पता होगा तो कितने, 25% से, 25% से नियरली इंक्रीज हुई थी। और इंडिया जो क्या बन चुका था, सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था, किसमें? फूड ग्रेन में, सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। अब बात की जाए, इसके दो फेज थे, एक था फेज वन जिसका नाम था मिड 60s और मिड 70s। ड्यूरिंग दिस फेज, उस फेज की बात की जाए, ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो स्कोप था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वॉज रेस्ट्रिक्टेड लार्जली, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया लार्जली टू वीट एंड राइस, वीट एंड राइस को लेकर, ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री, रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। जो ड्यूरिंग इस फेज के तहत क्या था, जो स्कोप था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो रेस्ट्रिक्ट किया गया लार्जली टू व्हीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री। दीज इंक्लूड द स्टेट, कौन कौन से इंक्लूड थे स्टेट्स इसमें? हमारे स्टेट थे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, टीएन, टीएन है, सॉरी टीएम नहीं, टीएन, तमिलनाडु, ठीक है। ये तीन हमारे स्टेट थे, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, टीएन मतलब तमिलनाडु। फेज टू की बात की जाए, फेज टू में अगर बात की जाए, मिड 70s और मिड 80s में क्या हुआ था, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को वाइड स्प्रेड कर दिया था। पूरी हर जगह फैलाने की कोशिश थी हमारी, हर जगह। इसीलिए हम लोगों ने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बांधे। हमने सोचा कि अगर इसको हम हर जगह फैलाते हैं तो किस तरीके से फैलाएंगे। फेज टू में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था हमारी कंट्री के लिए। हमने इसमें दिमाग लगाया, हमने इसको क्या करा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा कि भैया लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमने क्या दिमाग लगाया, स्पर्ट करा, स्पर्ट करा इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी में स्पर्ट करने का मतलब क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वैसे आपको हो नहीं पाएगा। हमने पहले वीट को एस्टिमेट किया। देखो, प्रोडक्टिविटी थी जो हमारी वीट की, प्रोडक्टिविटी थी जो हमारी वीट की, एस्टिमेटेड थी कितनी, ये थी हमारी 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर। भाई एक हेक्टेयर में हम 3216 किलोग्राम उगाएंगे। इन 2016 की बात, 2016-17 टू, हमने क्या करा था, 2016-17 में इतना उगाने की बात करी थी। बट अगर बात की जाए, 660 किलोग्राम था पर हेक्टेयर हमारा, कब, 1951 में। तो कितना इंक्रीज हुआ आप देख लो। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब बात की जाए चावल की, राइस की, जो राइस था हमने कितना एस्टिमेट किया था, 255 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। कहां पर, 2016-17 में। अब इसको हमने कितना इंक्रीज कर दिया, सिंपल सी बात है, तब हमारा था 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर 1951 में। देखो ये भी इंक्रीज हो गया। बात की जाए मेज की, मेज कितना उगाया, 2262,664 पर हेक्टेयर, कहां पर, 2016-17 में। 1951 में कितना उगाया, 704 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो देखा जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना। हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी से आज 2016-17 में हम लोग कितना आगे आ चुके हैं। तो देखा जाए तो हमारा इंक्रीज हुआ है। समझ आ गया बच्चों?
ओम, यस समझ आ रहा है भाई, चेतन समझ आ रहा है, तेजस, अंजलि, अरहान, सुमित, विनोय, भानु। भाई थोड़ा बोरिंग है पर इंटरेस्टिंग है, मान के चलें, सब डेटा पेपर में काम आएगा, पहले ही बता रहा हूं। ये मैं इसीलिए शॉर्टकट में लिख रहा हूं। आगे चलो भाई। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है? सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स। भाई हमारा इंक्रीज हुआ एकड़ में, मतलब एरिया ऑफ कल्टीवेशन हमारा बढ़ गया, एकर्स में हमारा राइज हुआ। कैसे हुआ? देखो हम लोगों ने HYV टेक्नोलॉजी भाई हम लोगों ने लगानी शुरू कर दी, ठीक है ना। हमने उस टाइम पे, पुराने टाइम पे लगानी शुरू करी थी। अब हमने क्या करा, HYV हैज सिग्निफिकेंटली, देखा जाए तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, इतना पैसा था ही नहीं किसी के पास। द टाइम लैग, जो टाइम लैग है हमारा, किस चीज का? किसानों की लैंग्वेज के हिसाब से बीज को बोने का और उसको हार्वेस्ट करने का, कटाई करने का, उसके बीच में हमारा गैप आ रहा था बार बार क्रॉप्स में। तो हम लोगों ने क्या करा, यूज करा केमिकल फर्टिलाइजर का। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करा। जैसे ही हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करा, हैज एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलोइंग। हम लोग क्या करा, उसकी नीड को हटा दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स की। हम लोग पहले उसको बहुत यूज करते थे, हमने उसकी नीड को हटाया। जैसे ही हमने उसकी नीड को हटाया तो क्या चेंजेस आए, 1950 और 1951 में हम लोगों ने क्या करा, जो एरिया था हमारा क्या था, 13 करोड़ हेक्टेयर। जैसे ही हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर को हटाना शुरू किया, ठीक है, अब वो कितना हो गया था हमारा, 19 करोड़ हेक्टेयर। ये हमारा बढ़ गया था क्योंकि कुछ जमीन हमारी अच्छी हो गई थी, ठीक है। फैलोइंग होता क्या है, एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। सुन लेना बेटा, फैलोइंग का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए कल को। फैलोइंग एक कॉमन प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की, इंडियन फार्मर्स की, जिसमें वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं HYV सीड्स हाई टेक्नोलॉजी के साथ। तो हम लोगों ने इसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी जमीनों को खराब करने में लगे पड़े थे, और जमीनें खराब हो भी रही थी। समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, समझाता हूं। पहले हम लोग खुद के लिए, खाने के लिए उगाते थे, खाना है। आज क्या है ना, सेल करना है, यही चीज है बस इसमें। पहले क्या होता था, लोग जितना भी उगाते थे, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हुई, अब उसको मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया था, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, आज ग्रोथ एंड डेवलप हो चुका है। बस इतनी सी बात लिखनी है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, चेंज इन फार्मर आउटलुक। भाई पहले के फार्मर्स और अब के फार्मर्स में बहुत फर्क है। पहले के फार्मर्स के पास कुछ नहीं होता था, ना बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। भाई आज के फार्मर क्या कर रहे हैं, भाई टाइम टू टाइम चेंज हो गया है। आज जो हमारा फार्मिंग है वो कमर्शियल हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मर भी अच्छा खासा, मेरे खुद के चाचा हैं, वो 80-90 हजार रुपए फार्मिंग से कमा लेते हैं 3-4 महीने के अंदर, मतलब 20-25 हजार की एवरेज इनकम मान के चल हर महीने की। तो वो भैया आजकल जो फार्मिंग होगी वो भी अच्छी होगी, उसमें भी आजकल पैसा है, देखा जाए तो। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी क्या है हमारी फूड ग्रेन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी क्या है इसमें, भाई इंक्रीज हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन। जब इंक्रीज हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, तो हम लोग खुद पे डिपेंड, आज हम खुद पैदा कर सकते हैं, हमें किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने खुद का अब स्टार्ट कर दिया है, इंडिया ने खुद का बफर स्टॉक स्टार्ट कर दिया है उस टाइम पे। इसका मतलब क्या है, इंडिया अब खुद का ग्रेन को स्टोर कर सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये था सेल्फ सफिशिएंट। समझ आ गया बच्चों आपको? ये ऐसा रिवॉल्यूशन 5.6 थे हमारे, जिसने क्या करा, हमारे एग्रीकल्चर को एक ऊंचाइयों पे लेकर गए, और जो हमारा एग्रीकल्चर था वो एक अच्छे लेवल में पहुंच गया।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा सारे के सारे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिमिटेशन। देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या क्या नुकसान थे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। देखो, जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया तो हमें भी पता था कि कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान होना ही होगा। सबसे पहला, लिमिटेड क्रॉप्स। हम लोग लिमिटेड क्रॉप्स पे आ गए थे। कैसे? क्योंकि रिवॉल्यूशन ने क्या करा, हमें एक या तो व्हीट और राइस पे हम लोगों ने जोर डाला, हम बाकी चीजें उगाना भूल गए, जैसे पल्सेस एंड कमर्शियल क्रॉप। कौन सी कमर्शियल क्रॉप जो पहले बिकती थी? भाई मैं बता देता हूं, पहले कमर्शियल क्रॉप बिकती थी जूट, कॉटन और टी। इन चीजों पे हमने भाई उगाना बंद कर दिया था। तो ये एक नुकसान हुआ किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अगला जो पॉइंट था, अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो फालतू में भैया उड़ाता ही है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या करा, अननेसेसरी क्या करा, लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहां पर एक इंपैक्ट बहुत बड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? सिंपल सी बात है, ये लोग राइस एंड व्हीट ज्यादा उगाने लग गए, तो एक इंपैक्ट डल गया। बट देखा जाए तो कहीं पर ज्यादा वीस एंड राइट उगाया जा रहा है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं उगाया जा रहा। तो यही एक इंपैक्ट माइंड में डाल दिया, हम लोग डिपेंड हो गए लोगों पे। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, एक पंजाब उगा रहा है, पंजाब सबको बांट दे रहा है। तो सबको पता है कि पंजाब भैया चावल उगाएगा तो हमें तो मिल ही जाएगा। तो यही एक अनइवन स्प्रेड क्या कर रहा था। और जिस दिन पंजाब पे विपदा पड़ जाए तो पूरी स्टेट भूखा मर जाएगा। हम लोग डिपेंड हो चुके थे, इसीलिए अनइवन स्प्रेड जो था एक रिमार्केबल इंपैक्ट डालता था हम लोगों के माइंड में। थर्ड जो पॉइंट है मेरा, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता था, हमारी लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन होती थी। देखो लिमिटेड क्यों होती थी ये समझ लो मेरी बात को। भाई लिमिटेड इसीलिए होती थी क्योंकि देखो, बल्क ऑफ द फार्मर हमारे गरीब होते थे या मार्जिनल होते थे। भाई या क्योंकि पैसा नहीं होता था, सिंपल सी बात को समझना। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो HYV सीड्स भी नहीं खरीद पाएंगे। जब वो HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ खरीद ही नहीं पा रहे, तो सिंपल सी बात है उनके औकात से बाहर था। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जब वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सी बात है वो इसका पार्ट ही नहीं बन पाएंगे। अगर वो इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वो भुखमरी हो जाएगी। तो ये एक नुकसान था लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन में। क्योंकि उनके जिनके पास पैसा था वही पैदा कर सकता था, जिनके पास नहीं था वो कुछ नहीं कर सकता था। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिवाइड। इसने हमारी इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया टोटली। क्या डिवाइड कर दिया भाई? देखो, जो रिच फार्मर्स थे और पुअर फार्मर्स को थैंक्स करते हैं हम लोग, दोनों थैंक्स करते हैं लिमिटेशन में। रिच गेट रिचरर, पुअर गेट भिखारी। रिच तो रिच बन गया, पुअर और भिखारी बन गया। क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इसके लिए था, इनके लिए नहीं था, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। और वो इतना गरीब, इतना लोन पे आ चुका था गरीब फार्मर, वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या करा, हमारा टोटली इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया। समझ आ गया बच्चों? क्या समझ आया? अब मैं पूरा आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। मैं पूरा स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ।